स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंथ क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारी टेंथ क्लास की केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है। तो अभी अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हमारा जो केमिस्ट्री में है तो वो है हमारा केमिकल रिएक्शन, एंड इक्वेशंस। ओके, एंड चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है एसिड्स, बेसिस एंड केमिस्ट सॉल्ट्स। जो हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड नेक्स्ट थर्ड चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो थर्ड चैप्टर क्या होगा हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, और लास्ट चैप्टर की बात करें तो वो हमारा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे 10th क्लास की केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, number 2 acid, bases and salts, number 3 is metals and non-metals, and 4th chapter is carbon and its compound, and last chapter is periodic classification of elements। अगर मैं बात करने लगूँ कि अभी मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी 5th चैप्टर जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, periodic classification of element। अभी आप मुझसे पूछने लगोगे कि सर आपने 5th चैप्टर ही क्यों स्टार्ट किया, कि आपने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन या एसिड, बेस, मेटल, नॉन मेटल और कार्बोनेट्स कंपाउंड क्यों नहीं डिस्कस किया। तो इसका मेनली रीजन है कि अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जिंक सल्फेट लिख रहे हो तो आप जिंक सल्फेट को ZnSO4 ही क्यों लिख रहे हो, ZnSO4 ही क्यों लिख रहे हो। और आप बोलते हो कि अगर मैं इसकी कॉपर से रिएक्शन कराऊं तो वो कॉपर से रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं बोलूं कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ कराऊं तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। तो अभी हम बात करेंगे ये ZnCuSO4 को कैसे रिप्लेस कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, Zn कॉपर एक साथ क्यों नहीं है, या Zn के साथ CuSO4 है, पहले कॉपर SO4 है, कॉपर को रिप्लेस करके जिंक आया है, क्यों आया है, या जिंक और कॉपर ही क्यों नहीं मिल चुके। तो ये सभी नॉलेज आपको मिलेगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। अगर मैं बात करूँ एसिड्स और बेस की, अगर मैं बात करने लगूँ कि आपका जो मैं बात करने लगूँ कि मेटल्स हम किसको बोलेंगे, नॉन मेटल्स हम किसको बोलेंगे और उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो ये सभी नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है हर स्टार्टिंग के 4th चैप्टर की, वो हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मिलेगी। अब हम बात करने लगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या है कि जो हमारा कार्बन है, अब हम कैसे बता पाएंगे कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कब बनाएगा, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कब बनेगा, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, कार्बन के मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, कार्बन जो है 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है बट 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, वो भी सब हम ये मतलब क्या बोलो कि जो स्टार्टिंग के 4th चैप्टर है उनका जो मतलब कि बेसिक जहाँ से आप चलते हो चैप्टर को लेके। अगर मैं बोलूँ कि भाई आपका जो एसिड है ना, वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट देगा, NaCl प्लस और वाटर देगा, क्या, सॉल्ट और
वाटर देगा। तो इसमें मैं आपसे पूछने लगूँ कि भाई एसिड और बेस है, चलो मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा दिया, तो मैं पूछने लगूँ कि क्या आपने HCl को ऐसे ही क्यों लिखा। अगर मैं Mg की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराता हूँ क्योंकि MgCl2 बनता है नहीं, और अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड आयन को ट्रीट कराऊँ तो AlCl3 बनता है। अगर मैं Na के साथ कराऊँ तो NaCl बनता है। तो मतलब हमें किस बेस पे मालूम हो रहा है कि मैग्नीशियम अगर क्लोराइड आयन का रेशो ले तो 1:2 में कंबाइन होता है, अगर हम एल्यूमिनियम और क्लोराइड का आयन लेते हैं तो 1:3 में होता है, अगर हम सोडियम और क्लोरीन को ले तो 1:1 में होता है। तो ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। आई थिंक आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं 5th चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो 4 चैप्टर है उनका बिल्कुल बेस कि भाई हम अगर मीथेन लिख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बात करूँ मीथेन की CH4, हम मीथेन को CH4 हम ऐसे 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड ही क्यों फॉर्म किया है। अगर मैं CO2 बनाऊँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बना रहा हूँ। अगर मैं इथाइन की बात करूँ तो मैं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एक छोटी से छोटी बेसिक नॉलेज आपको केमिस्ट्री की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से मिलेगी। सो यही मेरा एक मेन पर्पज़ है कि मैं आपको 5th चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ स्टार्टिंग में। आई थिंक आपको सेटिस्फिकेशन हुआ होगा मेरी बातों से। तो 5th चैप्टर क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, अभी अगर मैं बात करूँ कि हमें क्या ज़रूरत हुई कि जो एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाइड करना इनटू पीरियड इट मीन्स दैट कि हम उनको ग्रुपिंग करते हैं, उनको एक पीरियड में अरेंज करते हैं। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्यों रिक्वायरमेंट हुई इस चैप्टर की या इस टाइप की स्टडी की। मैं बता रहा हूँ कि आपको डे बाई डे जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो डे बाई डे उनकी नंबरिंग बढ़ती जा रही थी। तो कभी 10 हुए, फिर नेक्स्ट टाइम 15 एलिमेंट्स, फिर 17 एलिमेंट, फिर 23 एलिमेंट, फिर 51 एलिमेंट, फिर 63 एलिमेंट, और अभी के टाइम में बोला जाता है 118 एलिमेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट है। वैसे अभी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी डिस्कवर एलिमेंट हो चुके हैं, बट अभी वो बुक्स में इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। तो अभी बुक में जो लिखा होता है वो 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। तो सभी साइंटिस्टों के सामने एक प्रॉब्लम्स आई कि हर एक एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि वो आप किसी कंपाउंड के साथ या किसी केमिकल के साथ आप कैसे ट्रीट कराते हो। तो हर एक मतलब कि स्पेसिफिक हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को मेमोराइज रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सभी साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्यों ना हम कुछ इस टाइप की ग्रुपिंग करते हैं या ऐसे हम एलिमेंट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं कि सेम प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको एक साइड रख देते हैं, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है उनको हम एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं। तो ऐसे ही बात करते करते सबसे पहले डोबरनियर जी आए। डोबरनियर एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए डोबरनियर, जिन्होंने अपना एक ट्राइड्स रूल दिया, ट्राइड्स रूल जिसको बोला गया डोबरनियर ट्राइड्स रूल। तो इनके अकॉर्डिंग बोला गया, मतलब डोबरनियर ने बोला कि अगर मैं 3 एलिमेंट्स A, B
एंड सी को एक सीरीज में अरेंज करता हूँ, देन एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज एटॉमिक, मतलब मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो साइड एटम के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो मैं बात करने लगूँ डोबर्नियर के अकॉर्डिंग, इसने क्या बोला, एटॉमिक मास of middle element, it means that B is equal to average atomic mass of side element. It means that atomic mass of A plus atomic mass of B, sorry, C, atomic mass of C। एवरेज ले रहे तो डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो अगर मैं बोलूँगी इनका स्टेटमेंट क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्रायड्स रूल, according to Doberzner Triads rule, when we arranged 3 element in a series, then atomic mass of middle element, it means that P, atomic mass of middle element is equal to average atomic mass of side elements। It means that A and C, ओके। तो हमने क्या पर सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए सबसे पहले हमारे डोबर्नियर आए, जिन्होंने अपना एक ट्रायड्स रूल दिया जिसको बोला गया डोबर्नियर ट्रायड्स रूल। तो उसमें बोला, डोबर्नियर जी ने बोला कि अगर मैं 3 एलिमेंट को एक सीरीज में अरेंज करता हूँ, देन जो मिडिल का एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट B is equal to average atomic mass of side element। It means that atomic mass of A plus atomic mass of C, okay, atomic mass of C divided by 2। तो फिर अपना स्टेटमेंट अगर हम इसको नोट डाउन करें तो अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्रायड्स रूल, when we arranged 3 elements in a series, then atomic mass of middle element, it means that B is equal to average atomic mass of side element A and C। तो ऐसे अपने रूल के अकॉर्डिंग डोबर्नियर ने 3 ट्रायड्स फॉर्म किए। सबसे पहला